कॉस्ट में क्या है, एसिड्स क्या है, एसिड्स है एनीथिंग व्हिच जनरेट्स द रेवेन्यू, एनीथिंग व्हिच जनरेट्स द रेवेन्यू आर एसिड्स। लाइक प्लांट एंड मशीनरी हम क्यों खरीदते हैं, क्योंकि सामान बनाते हैं बेचते, ठीक है। जैसे अब से ये गारमेंट बनाने तो क्या है, कॉटन वगैरह खरीदते हैं, इसका रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर उससे मटेरियल बनाते, जैसे यार्न वगैरह बनाते हैं, उससे फिर मैं प्रोडक्ट बनाते बेचते हो। जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, प्लांट मशीनरी, इसको रखने के लिए बिल्डिंग भी तो चाहिए। अब बिल्डिंग कहाँ होगा, लैंड में होगा, लैंड, हाँ। और फर्नीचर भी तो चाहिए बसने के लिए, इधर उधर रखने के लिए, ऑफिस में चाहिए होगा, एसी, हाँ, रेफ्रिजरेटर, किचन इक्विपमेंट, है ना। व्हीकल भी तो चाहिए सामान इधर उधर करने के लिए, सारे चीज। जैसे अब क्लासरूम वगैरह हो गया तो प्रोजेक्टर, ठीक है, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, सारे क्या है, एसेट। एनीथिंग व्हिच जनरेट्स द रेवेन्यू आर एसेट, ठीक है। उसी तरह से फिर क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल होता है, ये किसको दर्शाता है, मालिक, मालिक मतलब कैपिटल। इसमें क्या क्या पड़ता है, कैपिटल, या जैसे कंपनी का आता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक ही जने नहीं होता है ना, शेयर होल्डर का कैपिटल होता है, इसलिए शेयर कैपिटल एक जने का भी हो सकता है, लेकिन 1% कंपनी भी हो सकता है, लेकिन शेयर कैपिटल ही बोलते हैं उसको, क्योंकि इसको हिस्से में बांट के करते हैं शेयर कैपिटल। अब पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो पार्टनर्स कैपिटल प्लस जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कहाँ पर दिखता है, रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी किसका है, वो भी कैपिटल का ही। कैपिटल मतलब मालिक को जानते हैं, ऑनर्स, कैपिटल मतलब ऑनर्स कैपिटल, ये दोनों जोड़ के इसको हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इक्विटी या ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, ये दोनों को। क्योंकि मालिक क्यों पैसा डालता है बताओ, बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए ना। तो लॉस भी होगा तो फिर उसका ही होगा, प्रॉफिट हमेशा नहीं होता, वो रिस्क लेता है और बिजनेस चला, प्रॉफिट या लॉस वो उसका जो भी हिस्सा होता है एक्यूमुलेटेड, इसको रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। कमाने के बाद भी बिजनेस में लगा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग, अर्न करने के बाद भी रिटेन हुआ है, कंपनी में रखा हुआ, उसको रिटेन अर्निंग या रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कैपिटल, दोनों किसका, मालिक का है। तो दोनों जोड़ के हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर आता है, ठीक है। बुक वैल्यू मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू इस कंपनी का किताब में कितना वैल्यू है, किताब अकाउंटिंग में जो कैपिटल लिखा हुआ है बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस दोनों जोड़ के तो मालिक का हिस्सा, उसी को तो वैल्यू हो गया, वही तो है बुक वैल्यू, वही तो है कंपनी का नेटवर्थ एक्चुअल, ठीक है, इक्विटी हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है, लायबिलिटी। लायबिलिटीज क्या होता है, लायबिलिटीज होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट। प्रेजेंट मतलब अभी ऑब्लिगेशन है, किसमें होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, ये भी सर्टेनिटी ऑफ कैश आउटफ्लो होना चाहिए। कैश आउट मतलब पैसे में जाना है, जाना ही जाना है, तभी वो लायबिलिटी होती है, और अभी होना चाहिए। जैसे फ्यूचर डेट, सर 1 साल के बाद इतना पेमेंट करना हो जाएगा, जब हो जाएगा तभी देखेंगे, प्रेजेंट होना चाहिए, अभी का ऑब्लिग ड्यू टू पास्ट इवेंट, काम हो चुका है लेकिन पैसा नहीं दिया है, मतलब क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, कोई घटना हो चुका है उसके वजह से मुझे पैसा देना पड़े, जैसे मैंने क्लास ले लिया, अब मुझे इस इंस्टीट्यूट को पैसा देना पड़ेगा, लायबिलिटी हो गई ना। एग्रीमेंट हो गया, तुम 1 महीने तक रुक गए किसी रूम में तो घर पर लैंडलॉर्ड को रेंट देना पड़ेगा, रेंट पेबल लायबिलिटी हो, ठीक है। रेंट एक्सपेंस है लेकिन रेंट पेबल लायबिलिटी, सैलरी एक्सपेंस है लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, लायबिलिटी। तुमने एम्प्लॉय को हायर किया था, 1 महीने तक काम लगाया, अब क्या हो जाएगा, पैसा देना बन जाएगा ना, लायबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट, पेमेंट कर दोगे तो खत्म हो जाएगा लायबिलिटी, ठीक है। अभी बाकी है तो लायबिलिटीज में रहेगा, लायबिलिटीज, ठीक है। और इसी में जैसे होता है प्रोविजन, यहाँ क्या है, सर्टेनिटी हो गया, एस्टिमेट कितना देना हो गया, जैसे ना पर पीरियड 2000 है तो एक पीरियड हो गया तो 2000 देना होगा, फिक्स कर सकते हैं ना अमाउंट, बोल सकते हैं, तो वो कंफर्म लायबिलिटी होगी। प्रोविजन क्या होता है सर, जैसे अमाउंट में सर्टेन नहीं देना है, प्रोबेबल है, क्या है, प्रोबेबल ऑब्लिगेशन मतलब चांस क्या है मेरा, 50% से ज्यादा चांस है कि पैसा देना ही देना पड़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी हाई है। लेकिन एस्टिमेशन वेरी कर सकता है, तो इसको बोलते हैं प्रोविजन। तो इसीलिए जो डाउटफुल डेब्ट होता है ना, उसको उसमें हम लोग प्रोविजन बना दे। पिछले हिस्ट्री है कि ऐसे 4-5 साल से मैं बिजनेस चला रहा हूँ, तो 2% तो पैसा नहीं उठने वाला है, 2% ही नहीं उठने वाला, ये थोड़ी ना कंफर्म है, तो इसलिए प्रोविजन बनाते हैं। लायबिलिटी नहीं बोलते हैं, प्रोविजन होता है, एसेट्स में माइनस करने के लिए प्रोविजन। इसी तरीके से जैसे मान लो इनकम टैक्स, ठीक है, हम लोग ने भी इनकम निकाला, जैसे इनकम मतलब कितना रेवेन्यू हुआ है, सेल्स वगैरह, उसमें खर्च घटाया, ठीक है, एक्सपेंस वगैरह माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, उसमें रेट लगा दिया तो टैक्स बन गया, ठीक है। लेकिन वो फाइनल थोड़ी ना, टैक्स ऑफिसर को हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करने के बाद वो लगता है कि उससे ज़्यादा भी निकाल दे, कम भी निकाल दे, सर्टेन तो नहीं है ना 100%। तो टैक्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स। राइटिंग में ध्यान मत देना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है।
ये हो गया प्रोविजन। अब सर जैसे अगर 50% से कम चांस हो तो वो भी तो हो सकता है ना, जैसे किसी ने केस फाइल कर दिया, ठीक है, कोर्ट में केस फाइल हो गया, लेकिन अभी कितना देना पड़ सकता है नहीं पड़ सकता है कोई पता नहीं, लेकिन केस तो है। और फिर इसी में तुरंत क्या आ जाता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट जो हमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में शायद मिस हो गया, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। वो क्या बोलता है, प्रॉफिट होने वाला चांस है तो जब होगा तब रिकॉग्नाइज करो, उसको छोड़ो, लेकिन लॉस होने का कुछ भी चीज दिख रहा है उसको तुरंत रिकॉर्ड। जैसे प्रोविजन को तो कर दिया, ठीक है, 50% ज्यादा है तो प्रोविजन बुक्स में रखो, अकाउंटिंग रखो, प्रोविजन फॉर टैक्स करके, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रखना ही रखना पड़ेगा। और चांस कम है तब भी दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको। तो ऐसे चांस कम है तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंसी बोलते हैं। तो इसको सिर्फ डिस्क्लोज करो, ओनली डिस्क्लोजर। जैसे पैसे पहले बोलते थे कि फुट नोट में दिखाना है, मतलब नोट में दिखाना है, बस बुक्स के अंदर एंट्री पास नहीं करना है, इसका अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा, लेकिन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा भाई ऐसे केस भी फाइल हुआ है, कुछ भी हो सकता है, डिस्क्लोज कंटिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटीज में 3 चीज, लायबिलिटी मतलब कन्फर्म लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यूटी, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, सामान खरीदा है, पैसा देना है भाई, कन्फर्म है, सब कुछ है, देना पड़ गया अभी क्योंकि हमने सामान खरीद। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी, ठीक है। और जैसे एस्टिमेट नहीं, एक अमाउंट वेरी हो सकता है भाई, ऊपर नीचे क्या हो सकता है, चांसेस ज्यादा है, लेकिन लायबिलिटी होने का चांस, जैसे अब आग लग गई लेकिन कितना है बराबर का, तो एस्टिमेट करके उसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे जो गाड़ी वगैरह सेल करती है ना कंपनी, वो क्या करती है, फ्री सर्विसिंग देता है 4-5, फ्री सर्विसिंग का कितना है, वो फ्री होता है वो, लेकिन उसके में खर्च तो लगेगा ना। तो जैसे मैं जब जिस दिन बुक क्लोजिंग करूंगा ना, बुक क्लोजर करूंगा, तो उसमें एस्टिमेट कैलकुलेट, पास्ट ट्रेंड से क्या हो रखा है, इतने गाड़ी सेल हो चुका है, जिसका कंफर्म आ चुका है, जैसे जो सर्विस कर रहा है के बाद चला गया तो वो तो कंफर्म खर्च हो गया है, अगर पेमेंट नहीं किया तो लायबिलिटीज हो गया। जितना गाड़ी बिक चुका है लेकिन आया नहीं है तो कितना एस्टिमेट इसी बार हो सकता है, उसको दिखाते हैं प्रोविजन, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोविजन एस्टिमेट के थ्रू। उसी तरह से डूबने का चांस भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इनकम टैक्स भी एक तरीके प्रोविजन के थ्रू ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। और जो प्रोविजन से कम है, जैसे एस्टिमेशन जिसका होने का चांस थोड़ा कम है, 50% से कम है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग दिखाते। ये अकाउंट जैसे अमाउंट एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, कितना बराबर का लॉस आ जाएगा आप बोल ही नहीं सकते। जैसे टैक्स, इनकम टैक्स तो आपने कैलकुलेट कर दिया ना, तो इनकम में एक्सपेंस घटा दिया, जो नेट बचा उसमें टैक्स लगता है, इतना तो आइडिया आपको, वो भी कुछ भी आइडिया नहीं है, कितना एस्टिमेट हो सकता है, तो फिर वो कहाँ पर दिखाना पड़ेगा, कंटिजेंट डिस्क्लोजर, ठीक है। ये 3 चीजें हो गया लायबिलिटीज का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिर एक्सपेंसेस, जो कंज्यूम्ड हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, कंज्यूम्ड और एक्सपायर्ड टू अर्न इनकम, ठीक है। जैसे अभी लाइट वगैरह चल रही है ना, बिजली कंज्यूम हो रखा है ना, हो गया, यूज हो गया, एक्सपायर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, स्टाफ रखा, काम किया, सैलरी देना पड़ेगा, सैलरी एक्सपेंस, लेबर वगैरह, मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई गारमेंट फैक्ट्री है तो उसको वीविंग कर रहे हैं, वीविंग एक्सपेंस, काम किया खत्म हो गया, प्रिंट कर दिया, पेपर खत्म हो गया, प्रिंटिंग एक्सपेंस, ठीक है। कंज्यूम्ड एक्सपायर, काम करते करते उसी में परचेज, ठीक है, सामान ली, क्यों, क्योंकि बेचने के लिए खरीदा ना, तो उसको भी एक्सपेंसिव बोलते हैं। सामान क्यों लिया, जितना सामान बिक गया तो एक्सपेंस हो गया ना, खरीदा बेचा, ठीक है, परचेज भी एक्सपेंस ही है। और परचेज में क्या आता है, जो इस चीज में हम लोग डील करते हैं वो परचेज है, उसको खरीदते हैं। तो जैसे कैमरा बेचने वाले, जैसे ये कैमरा मेरे लिए तो एसेट्स है ना, ये एक्सपेंस नहीं है, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, अभी चल रहा है, ये कंज्यूम एक्सपायर नहीं हुआ है। लेकिन कैमरा बेचने वाले दुकान के लिए क्या है, ये तो फिर एक्सपोर्ट, अगर इसका कोई पार्ट पुर्जा खरीदता है तो परचेज एक्सपेंस है, बेचता है तो सेल्स, समझ में आ गया, एक्सपेंस। अगर ये हो गया नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टेंस। और सडन कुछ होता है तो सडन या आउट ऑफ सर्कमस्टेंसेस कुछ की वजह से मुझे लॉस होता है तो उसको बोलते हैं लॉस, ठीक है, एक्सपेंस लॉस। नॉर्मल उसमें कंज्यूम एक्सपायर होता है तो एक्सपेंस। क्या हो गए, सैलरीज, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, रेंट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, सारे परचेज, लॉस। जैसे लॉस बाय फायर, थोड़ी मैं बोलता हूँ कि चलो भाई 2 जन मिलके आग लगाते हैं आज, लॉस बाय फायर नहीं होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये लॉस बोलते हैं। इसी तरह से होता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसिड्स, जैसे एसिड, जैसे मेरा काम तो क्लास रिकॉर्ड करके बेचना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि मैं ये मशीन को ही बेचना है, मशीन को बेचने के लिए डील करूंगा तो ये मेरे लिए जब मैं खरीदूंगा ये परचेज हो जाएगा। लेकिन ये भी तो जैसे पुराना हो गया, नया कोई टेक्नोलॉजी आ गया, दूसरा बोर्ड मुझे लगाना, इस पुराने को बेच दिया, उसमें लॉस घाटा हो गया, तो लॉस, इसको बोलते हैं लॉस। वहाँ पर एक्सपेंस ऑन सेल ऑफ एसिड्स नहीं बोलते हम लोग, लॉस ऑन सेल ऑफ, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, इनकम होता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, ट्रांजेक्शन की वजह से जो मेरा अर्न अथवा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो मेरा मेन काम है उसके वजह से जो इनकम होता है, जैसे सेल्स है ना, सामान बेचना है, अदर मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना है तो सेल्स हो जाएगा। सर्विस इनकम हो सकता है, जैसे कॉलेज वगैरह है तो
ट्यूशन फी वगैरह होगा, एडमिशन फी वगैरह होगा, है ना, सारे सॉफ्टवेयर तो सेल ऑफ सॉफ्टवेयर से उसी तरीके से सर्विस इनकम होगा, सर्विस फी होगा, फी इनकम, ठीक, ये हो गया। उसी तरीके से जैसे जो एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा हो गया तो उसको बैंक में रख दिया, उससे इंटरेस्ट वगैरह आएगा, इंटरेस्ट इनकम। जैसे घर खाली पड़ा हुआ है उसको भाड़े में दे दिया, रेंटल इनकम, ठीक है। जैसे इसको आजकल लीज वगैरह अलग अलग चीज से नाम बोलते हैं, स्टैंडर्ड भी पढ़ना पड़ेगा, ट्रू अकाउंटिंग करना है, ठीक है, जनरल। फिर जो आउट ऑफ सडन हो जाता है अथवा आउट ऑफ कंट्रोल सर्कमस्टेंसेस की वजह से, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से हो जाएगा, ट्रांजैक्शन की वजह से होता है तो इनकम बोलते हैं, और उसके वजह से फायदा हो गया तो फिर उसको गेन बोलते हैं। जैसे गेन ऑन सेल ऑफ, ठीक है, ये इनकम। एक्सपायर कंज्यूम हो गया, समझ में, इनकम एक्सपेंसेस, एक्सपेंस या गेन, इनकम या गेन, ठीक है, समझ में आया, इनकम या गेन, एक्सपेंस, लॉसेस, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, इतना टर्मिनोलॉजी। फिर दूसरे पार्ट में करें।